पार्ट 5 नियाग्रा जलप्रपात। पोर्टली पाठ की। अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात अपने अनुपम सौंदर्य और प्राकृतिक स्थलाकृति के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इस पाठ में लेखक ने नियाग्रा जलप्रपात की अपनी यात्रा का सजीव वर्णन किया है। पता नहीं नियाग्रा जलप्रपात के रूप में प्रकृति ने अमेरिका पर कोप किया है या उसे वरदान दिया है। कोप इसलिए कि प्रचंड जल राशि घोड़े के खुर की शक्ल में इस प्रकार कल कल निनाद करती दिखाई देती है कि किसी की क्या हिम्मत है जो उस तक पहुंच जाए। वरदान इसलिए कि उस दृश्य को देखकर ही हृदयंगम किया जा सकता है, लिखकर प्रकट करना असंभव है। जब न्यूयॉर्क से हम रेल में नियाग्रा जलप्रपात देखने के लिए रवाना हुए तो सोच रहे थे कि हमारे देश में अनेक जलप्रपात हैं। कुछ हमने देखे भी हैं। कॉलेज जीवन में महू के निकट का पाताल पानी का दृश्य स्मृति पटल पर छा रहा था। प्रातःकाल हम बफेलो स्टेशन पर पहुंचे, जहां से गाड़ी नियाग्रा जलप्रपात के लिए बदलनी थी। बफेलो का अर्थ होता है भैंसा। जब हम स्टेशन के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक भैंसे की विशाल मूर्ति बनी हुई है। भैंसा अमेरिका में एक खूंखार पशु माना जाता है। एक जगह दूध घी की चर्चा करते हुए मैंने कहा कि भारत में भैंस का घी ही अधिक मिलता है, तो मेजबान महिला आश्चर्य से मेरे मुंह की ओर देखने लगी। उन्होंने कहा, आप लोग बड़े साहसी हैं जो भैंस को पालतू बना लिया। तब मैंने उन्हें बताया कि वहां तो भैंस न जाने कब से पालतू बनी हुई है, वही तो हमें घी खिलाने वाली है। अन्यथा गाय का घी इतना कहाँ होता है कि पूरा काम चल जाए। हाँ, जंगली भैंसे हमारे यहाँ भी होते हैं, जो हानि पहुंचाने के अलावा किसी काम के नहीं होते। बफेलो से 3 घंटे का सफर तय करके हम 10 बजते बजते नियाग्रा जलप्रपात स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन से जलप्रपात देखने के लिए बस से जाना होता है अथवा टैक्सी से। टैक्सियों का किराया बहुत अधिक है, फिर भी जलप्रपात देखने का पूरा आनंद लेने के लिए टैक्सी से ही जाना उचित समझा। कोई 60 रुपया किराया और 10 रुपया ड्राइवर की बख्शीश के, कुल मिलाकर 70 रुपए खर्च हुए। नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा है। वहां 3 प्रपात हैं, किंतु सबसे बड़ा और मुख्य प्रपात कनाडा की सीमा में है। इसलिए उसे देखने के लिए कनाडा की सीमा में प्रवेश करना पड़ा। कई किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र की परिक्रमा सी करके इधर उधर से ही प्रपात की शोभा देखी जाती है। इसके बिल्कुल नजदीक पहुंचना संभव नहीं है। हजारों मीटर दूर तक पानी की फुहारें सावन भादों की याद ताजा कर देती हैं। प्रपात पर सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ती हैं कि जिधर से देखिए नए नए रंग दिखाई देते हैं। फिर इंद्रधनुष तो मानो दास बना हुआ प्रत्येक क्षण प्राकृतिक आनंद उपस्थित करता रहता है। प्रपात तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक विशाल भंवर पड़ता है, जिसे व्हेल पूल कहते हैं। यहां पर पानी की मात्रा तो अधिक नहीं है, पर वेग बहुत है, और बिजली से चलने वाली स्पेनिश हवाई गाड़ी उन उत्ताल तरंगों और भीषण भंवर के ऊपर होकर जल के निकट तक ले जाने के लिए मनुष्य की अनोखी सूझ है। यद्यपि सर्दी बहुत अधिक नहीं थी, किंतु इस खुली हुई कार में जब हम भंवर के ठीक ऊपर पहुंचे तो ऐसा लगता था कि वहां जनवरी मास की ठिठुरन वाली सर्दी भी ठिठुर जाएगी। गाड़ी में खड़े खड़े हमारे हाथ और चेहरे बिल्कुल ठिठुर गए। जहां भंवर पड़ता है उसके दोनों ओर ऊंची पर्वतमालाएं हैं। इसी कारण आदमी के वैज्ञानिक मस्तिष्क में यह बात आ गई कि भंवर तक पहुंचने के लिए बिजली के तार पर्वतमाला के इस ओर से उस ओर ले जाएं। रास्ते में भंवर आता ही है, वहां तार इतने नीचे आ जाते हैं कि आप फुहारों का आनंद ले सकें। इसी प्रकार मुख्य जलप्रपात के काफी निकट तक जाने के लिए एक स्टीमर चलता है। उसका नाम है कोहरे की कुमारी। उसमें यात्रियों को उड़ते जल से बचाने के लिए कपड़े पहनाकर ले जाया जाता है, और सुम प्रपात से कुछ ही दूर उसके बीच में जाकर वह स्टीमर बीच में घूम पड़ता है, और कलाकार हृदय
उसके पास तक पहुंचने की चाह कल्पना में पूरी कर लेता है। जलप्रपात के निकट ही होटल बने हैं, जहां प्राकृतिक आनंद प्राप्त करने के लिए लोग निरंतर आते रहते हैं। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियनों में पहले एक अजीब रिवाज था। हर साल एक दिन वे सब मिलकर बलिदान दिवस मनाते थे। वहां की सबसे श्रेष्ठ सुंदर कुमारी को एक नाव में उन उत्ताल तरंगों की ओर भेज दिया जाता था, जहां से वह कभी नहीं लौटती थी, क्योंकि यह रूढ़ि प्रचलित थी कि इंद्र के कोप के कारण ही वहां बीमारी होती है और कुमारी के बलिदान से इंद्रदेव का कोप शांत हो जाएगा। ऐसी न जाने कितनी कुमारियां उस प्रपात के जल में समा गई होंगी, यह भगवान ही जानता है। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा है। अनेक बार अपने ढंग की किश्तियां बनाकर नर और नारियों ने जल प्रपात को पार करने का यत्न किया है। कुछ सफल हुए, कुछ जल समाधि ले गए। 1901 में एना एडसन टेलर नामक एक महिला ने वह सफल यात्रा की जो आज भी याद की जाती है। उसने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त की और वह प्रपात को पार करके जीवित दूसरी ओर पहुंच गई। कहा जाता है कि एक पादरी 1678 में न्याग्रा जल प्रपात पहुंचा था। उसके बाद उसने वहां एक गिरजाघर बनाया और फिर धीरे धीरे न्याग्रा विश्व विदित हो गया। इस पादरी का नाम हेनेपिन था। अब तक अनेक घड़ियों के नाम हमने सुने थे, धूप घड़ी, बालुका घड़ी, दीवार घड़ी आदि, किंतु न्याग्रा जलप्रपात से 4 मील दूर हमने एक पुष्प घड़ी देखी। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग नामक स्थान की पुष्प घड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके यहाँ 1950 में यह घड़ी बनाई गई। घड़ी का डायल फूलों से हरा भरा रहता है। लगभग 24,000 फूल उस पर लगाए जाते हैं, जिनका क्षेत्रफल 1130 वर्ग फुट है। घड़ी की सुइयां ऊपर उठती हैं और वह ठीक समय देती हैं। इस घड़ी के दायरे में फूल हर मास बदल दिए जाते हैं, ताकि 12 मास में समय समय के फूल खिलते रह सकें। पहले छोटे छोटे गमलों में फूल लगाए जाते हैं, फिर इन्हें घड़ी में रोप दिया जाता है। यह एक ऐसी घड़ी है जिसमें पुष्प हर समय मुस्कुराते दिखाई देते हैं। घड़ी के नीचे छोटे छोटे कुंड बने हैं, जिनमें सुनहरी मछलियां तैरती नाचती बड़ी भली लगती हैं। घंटे की सुई की लंबाई 14 फुट 6 इंच है और इसका भार है 500 पौंड। मिनट की सुई भी 500 पौंड वजन की और 21 फुट लंबी है। न्याग्रा जलप्रपात का आनंद मात्र इन पंक्तियों को पढ़कर आप नहीं उठा सकेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। प्रकृति की यह देन कनाडा और अमेरिका के लिए वरदान है। बात सीख की। प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा का आनंद, आनंदानुभूति एवं ज्ञानवर्धन, पर्यटन की प्रेरणा, नवीन स्थलों की जानकारी, प्रकृति से परिचय।